यूनिट करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी विच इज 20 मार्क्स के 4 चैप्टर्स हैं। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, इसमें कौन कौन से बताओ। 20 मार्क्स की जो यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हैं, इसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा नाम? नहीं बताएगा कोई? नहीं आपको। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा इसमें, फिर रूरल डेवलपमेंट पढ़ा, और फिर एम्प्लॉयमेंट और मतलब ये चैप्टर तो ऐसे बिल्कुल याद होने चाहिए यार। इनमें भी डाउट होगा क्या? कोई इतना सोचना पड़ेगा क्या आपको? 4 चैप्टर इसमें, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट। 4 चैप्टर है चारों। अब ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 5 मार्क्स ऑफ ईच हो गया, बट हो सकता है कोई चैप्टर थोड़ा ज़्यादा आ जाए, थोड़ा कम आ जाए, बट ऑन एवरेज 5 मार्क्स का तो हर चैप्टर है ही है। तो अब ये जो चैप्टर है उसके नेम से क्लियर है। देखो यहाँ चैप्टर 9 लिखा हुआ है, सॉरी ये अभी चेंज हो गया ना, इसमें 9 की जगह आप चैप्टर नंबर 7 कर लेना, क्योंकि 2 चैप्टर डिलीट हो गए, इसलिए वो चैप्टर यहाँ 9 आ रहा है। 2 चैप्टर कौन से डिलीट हो गए? एक तो पॉवर्टी वाला डिलीट हो गया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 चैप्टर और थे वो जो डिलीट हो गए, इसलिए ये 9 चैप्टर दिखा रहा है। बट वो दोनों डिलीट होने के बाद में 7 चैप्टर होता है, तो यहाँ 7 कर लेना। 9 चैप्टर के नेम से क्लियर है, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाय नेम ही क्लियर है। इसको समझने के लिए हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट एनवायरनमेंट और सेकंड क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल। 3 पार्ट हो गए। एक इंट्रोडक्शन तो हमेशा हम फॉर द कनेक्टिविटी पढ़ते ही हैं, बाकी वैसे मेनली 2 ही पार्ट हो गया, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या है? सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर कैरिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, फिर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, और फिर चैलेंजेस। तो 1 2 3 4 5 है, 5 पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे, और 1 2 3 4 पॉइंट्स इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मीनिंग, स्टेप्स, ठीक है, नीड्स और स्ट्रैटेजी। तो ऐसे इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, बेसिकली जो ये है ना यहाँ एनवायरमेंटल क्राइसिस, इसके अंदर 4 इश्यूज होते हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस इश्यूज हैं 4, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे टारगेट स्टडी का पार्ट रहेगा। और एक चैलेंजेस टू एनवायरमेंट, इसके अंदर भी चैलेंजेस बोलो या कोजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कोजेज के नाम से भी आ सकता है कि व्हाट आर द कोजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर, वो दोनों का मतलब सेम ही है। तो उसके अंदर 5 पॉइंट्स है जिन पे हमें शॉर्ट नोट तैयार करना है, और स्ट्रेटजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें 9 पॉइंट्स है। तो यही हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब उसमें से भी जो है, जैसे इसमें 4 है, इसमें से 5 है, और इसमें से जो 9 है, उसमें से भी आपको मुश्किल से आपको 3-4 ऐसे हैं जो नए आएंगे, 4 मान लो मैक्सिमम, जो 4 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप अभी 12th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी उनका सारा जो 90% पार्ट है वो पहले आप पढ़ चुके हैं सारा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो अब आगे आएगा जो ओजोन डिप्लीशन, जो आपका पढ़ा हुआ है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी पढ़ा हुआ है। जैसे इसके अंदर आएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब आपके पढ़े हुए हैं। के अंदर स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सोलर एनर्जी है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, विंड, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रो, ये सब सारी चीज़ें आपकी मोर एंड लेस सारी पहले पड़ी हुई है। तो अब आप सोचो, जो टारगेट स्टडी वो 3 है, और उसमें इसके अंदर भी बस सारी टॉपिक तैयार करने हैं, क्योंकि बाकी तो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो इस तरीके से, और इसके अलावा तो बाकी पूरा सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर जब आप कंटेंट इसका पूरा पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा जब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कि इसका 80%, मोर एंड लेस 90% आपका ऑलरेडी आपको पता है, और 10% जो है वो आपको इसमें कुछ नया पढ़ेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मीनिंग का मतलब भी क्या है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? सराउंडिंग अस, एवरीथिंग इज सराउंडिंग अस। जो भी कुछ हमारे पास सराउंडिंग है, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारा क्या एनवायरनमेंट है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी पूरी डेफिनेशन को तैयार करने के लिए आपको बस एक वर्ड तैयार करना है, दैट इज टोटलिटी। देख शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी सराउंडिंग अस, शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं हम। या एनवायरनमेंट शॉर्ट में अगर और वेरी शॉर्ट में बोले तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एवरीथिंग इज सराउंडिंग अस। इसमें बायोटिक है, बायोटिक सब कुछ। तो यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन भी दे रखी है, बाकी आप भी बना सकते हैं। ये सब पढ़ा हुआ आपको, बायोटिक, एबायोटिक क्या होता है सब। अब इसके फंक्शंस है वो भी बहुत ईजी है। देखो एनवायरनमेंट के फंक्शन में, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले देखो कि हमारे को जो सप्लाईज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल्स है ना, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, जो भी क्रूड ऑयल्स है ना, एनर्जी, पावर, सब कुछ कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा
एसिमुलेट ऑफ वेस्ट। अब देखो हम कितना सारा वेस्ट करते हैं, अगर एनवायरनमेंट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो फिर तो आज हम रहने लायक की भी कंडीशन नहीं रहती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट क्या करता है, जो भी हम वेस्ट करते हैं उसको एसिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हम आराम से रह पाते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। आज आप देखो आपकी जो भी बेसिक नीड्स है, फ्रूट्स है ना, जो भी आपकी बेसिक्स है, जो ऑक्सीजन है, जो भी बेसिक नीड्स है, वो सारी कौन पूरी करता है, एनवायरनमेंट करता है। सारी हर चीज़, फूड, एवरीथिंग, सब कुछ हमारे को कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। एनवायरनमेंट हैज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? और हिल स्टेशन चले गए तो क्या होगा, रिक्रिएट हो जाओगे बिल्कुल, यस और नो। तो बताओ एनवायरनमेंट का मीनिंग और फंक्शन आराम से हो सकते हैं क्या, इजी है? हेलो, देखो मीनिंग क्या लिखा हुआ है। यस सर, यस ये सर। जो आप जैसे सप्लाई रिसोर्सेज में आप पूरा आप इसमें बता ही दोगे मन से, मतलब इसमें कहीं कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज में जैसे इसमें पॉइंट बना रखा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। अब आपको पता है कि रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, आप डिटेल खुद से लिख सकते हो। उसके बाद जैसे एसिमुलेट वेस्ट, तो ये हम बता ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सस्टेन लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज, और लास्ट में क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये तो देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस। मेनली तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमारा मेन टॉपिक है। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस को आप लोग कुछ बता सकते हैं, आपका कुछ आइडिया, व्हाट डू मीन बाय एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनीवन? किसको कुछ पता है तो बता सकते हैं क्या? एनवायरमेंटल क्राइसिस वर्ड हम सुनते आ रहे हैं और आजकल तो ज़्यादा सुन रहे हैं, डे बाय डे। अभी भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आज एक न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि अभी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, वो अगर अभी दिल्ली जयपुर इनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब चल रहा है। और मैं समझा रखा था कि अगर जो होता है वो मतलब जिसकी रेंज होती है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, तो अभी जयपुर के अंदर वर्स्ट चल रहा है बिल्कुल 250 to 300 के आसपास चल रहा है, जो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो धीरे धीरे देखो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशंस हो रहे हैं, बढ़ रहा है क्राइसिस। तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये जो ऐसी चीज़ें बढ़ रही है, कोरोना भी एक एनवायरमेंटल क्राइसिस का ही पार्ट था, अर्थक्वेक। अभी जैसे आप देखो विंटर के अंदर मतलब सीजनल वेरिएशन जो हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, एनवायरमेंटल। तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को प्रॉपर समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, और वो क्या है, ये तो इसके इश्यूज हो गए, दिज आर द एनवायरमेंटल इश्यूज। बट एग्जैक्टली एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अभी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, देखो एक एग्जाम्पल से अगर हम देखें, तो जो पुराने टाइम में, पास्ट टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम में जो क्वालिटी ऑफ एयर जो था, या वाटर का जो क्वालिटी ऑफ वाटर, जो प्योरिटी ऑफ वाटर है, एयर क्वालिटी थी, ये सारी जो फूड क्वालिटी, सब कुछ क्वालिटी क्या आज के कंपैरिजन में अच्छी थी या खराब थी, बताओ पास्ट टाइम में? अच्छी थी सर। वाई रीजन? क्योंकि सर आज के ज़माने में प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ में लिए जा रहे हैं। मतलब प्रोसीजर जो एक यूज़ में लिया जा रहा है चलो वो तो केमिकल्स की फूड वजह हो गया, से। अब एनवायरनमेंट की बात करें, एयर क्वालिटी की बात करें, तो एयर क्वालिटी में क्यों खराब? पॉल्यूशन। तो और पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है कि पॉल्यूशन इसलिए हो रहा है, देखो पहले क्या होता था बेसिकली, जो हमारे एनवायरनमेंट की एक नेचुरल रेट होती है, और वो नेचुरल रेट क्या होती है, नेचुरल रेट क्या होती है कि एनवायरनमेंट की उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि एनवायरनमेंट हमारे रिसोर्स को रीजनरेट भी करता है। आप इस चीज़ पर तो एग्री करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करें एनवायरनमेंट से, अगर एनवायरनमेंट उसको रीजनरेट नहीं करता तो अभी तक तो वो कब के ख़त्म हो जाते। और जो हम वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसको एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं करे, तो आज रहने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं होती। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट की एक दो नेचुरल रेट होती है, एक तो क्या करता है, रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज की एक रेट होती है, और एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट की जो है वो रेट होती है। तो पहले क्या होता था, ये जो रेट होती है, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो मतलब एक नेचुरल रेट से के अंदर हम रहते थे, मतलब हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज इतना ज़्यादा नहीं था, इवन हमारा जो रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज था वो ज़्यादा था और एक्सप्लॉइटेशन कम था। और वेस्टेज भी हम क्या करते थे, बहुत कम करते थे वेस्ट,
और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ एयर, जो प्योरिटी ऑफ वाटर, फूड क्वालिटी, ये सब कुछ था, बहुत नेचुरल चीज़ें थी, ये सब नेचुरल था। तो उस टाइम में लोगों की नीड्स वांट्स बहुत कम थी। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया, नीड्स वांट्स बढ़ने लग गई। धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इस नेचुरल रेट, इस कैरिंग, इसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, आप ये डिफाइन करोगे कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है इट इज़ अ नेचुरल रेट। और वो नेचुरल रेट क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी है, उसकी नेचुरल रेट क्या होती है, उसकी नेचुरल रेट होती है कि जिसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो नेचुरल रेट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड the exploitation of resources and the waste does not exceed the absorption capacity, that is called carrying capacity। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है carrying capacity क्या होती है, it refer to the situation when exploitation of resources does not exceed the regeneration of resources and regeneration of waste does not exceed the absorption environmental, this is called the carrying capacity of environment। और ये जो carrying capacity थी उस टाइम में, उसके अकॉर्डिंग पास टाइम में लोग क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे। तो उस टाइम में एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी थी, चाहे वो एयर क्वालिटी, चाहे वाटर की प्योरिटी, चाहे फूड, सब कुछ बहुत हेल्दी था। पर धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इस जो कैरिंग कैपेसिटी है इसको हमने चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज कैसे कर दिया कि हमने क्या किया कि जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो एक्सीड कर दिया, किससे, रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमने जो रीजनरेशन ऑफ वेस्ट है वो भी हमने एक्सेड कर दिया एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एंड दैट्स वाई देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ड को आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। एंड फिर हमने क्या किया, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों आया, बिकॉज वी चैलेंज्ड द कैरिंग कैपेसिटी। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन रीजनरेशन से ज़्यादा कर लिया और रीजनरेशन ऑफ वेस्ट है वो हमने एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा कर लिया। तो पहले तो यहाँ देखो कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग बता रखा है, उसके बाद में फिर बता रखा है मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो बस उसका वाइस वर्सा करना है। इट अकर्स व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज चैलेंज्ड। अब चैलेंज का मतलब, आप वैसे देखो इतना सा सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, थ्रू द एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड थ्रू द एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट हम बोल सकते हैं, या उसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या बच्चे, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये दो वर्ड मैंने आपको समझाया अभी तक, बोलिए। यस तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। इश्यूज एंड रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। व्हाट आर द इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब इनमें क्या होता है, जब से आप इसका स्कैनर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें शॉर्ट नोट्स आता है। अब वो शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसमें देखो 4 इश्यूज हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में 4 इश्यूज है। कौन कौन सा, सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद क्या है, सप्लाई डिमांड रिवर्सल। देन उसके बाद क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन ओजोन डिप्लीशन। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमारे सिलेबस में एज ए एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो इन 4 में से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ऐसा आ सकता है, एनी एक्सप्लेन एनी 2 या 3 ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ऐसे आ सकता है। या फिर एक पर्टिकुलर पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन सप्लाई डिमांड रिवर्सल एज ए इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि इन पे शॉर्ट नोट्स हमें तैयार करना है, क्योंकि इसके पॉइंट याद करने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इस पर शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कीवर्ड्स और इनकी डिटेल याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिए 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इशू। अब इन चारों इश्यूज में मैं आपको एक सेट फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसमें हम कीवर्ड हमारे चारों में सेम रहेंगे। सबसे पहले मीनिंग मतलब कॉन्सेप्ट, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे सप्लाई डिमांड रिवर्सल क्या होता है, आगे ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो चारों में, इनमें चारों में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, साइड में आप लिख लो कीवर्ड्स, वो सेम रहेंगे चारों के अंदर। सबसे पहला मीनिंग पढ़ेंगे चारों के अंदर, फिर चारों में हम एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, इसके रीजन पढ़ सकते हैं और इसके इम्पैक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इसे 4 पॉइंट में हम इसको कर सकते हैं, 4 पॉइंट्स कीवर्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहला क्या,
मीनिंग, मीनिंग, देन, एग्जाम्पल, देन, रीजन, और उसके बाद में उसके इम्पैक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट हमने कीवर्ड्स निकालिए और ये इनमें सब में कॉमन हो जाएगा। तो बस अब हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन को इनके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसको हमें उसी अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चे इसको समझने से पहले आप लोग ये देखिए कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पहले ये समझना पड़ेगा। सर बेसिकली हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज है, एक बेटर है और एक थोड़ी सी कम है। अगर मैंने बेटर अपॉर्चुनिटी है, चाहे मेरा एम्प्लॉयमेंट है, 50,000 की सैलरी मिल रही है एक जगह और मुझे 40,000 की, मैंने 50,000 रुपए वाली सैलरी पिक करी, ऑप्शन चूज करा और 40,000 रुपए मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब इसको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट विच इज सेक्रीफाइस। जैसे आपने 10 से 11th में आए, आपके पास दो ऑप्शन थे, बेस्ट ऑप्शन दो ही थे आपके पास, या तो कॉमर्स या आपके पास क्या था, साइंस या ह्यूमैनिटीज। कोई भी दो कंफ्यूज में आप, दो सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज हुए होंगे, तीन में तो हो ही नहीं सकते, दो कोई भी हो सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कॉमर्स और साइंस, तो आप कॉमर्स और साइंस में अब आपको सेलेक्ट करना था, तो आपने क्या लिया, कुछ ने कॉमर्स ले लिया, कुछ ने साइंस ले लिया सपोज। तो जिन्होंने कॉमर्स लिया उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, साइंस, और जिन्होंने साइंस लिया उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कॉमर्स। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलिए, अपॉर्चुनिटी लॉस, इसका मतलब आपके पास दो बेस्ट ऑल्टरनेट थे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना था, तो जो आपने सेक्रीफाइस किया दैट इज योर अपॉर्चुनिटी लॉस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस से समझोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लॉस वर्ड समझ में आ गया क्या सबको? ये वैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। यस और नो? इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल। मतलब पास्ट टाइम में क्या होता था कि पास्ट टाइम में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो जीरो हुआ करती थी। उस टाइम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, जीरो। मतलब एनवायरनमेंट से हमारे को सारे बेनिफिट ही बेनिफिट थे, हम सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहे थे। और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि हम कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करते थे। मतलब हम जो एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो डज नॉट एक्सीड विद द रीजनरेशन, और रीजनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड विद द, तो ये हम मेंटेन करते थे। तो उसका मतलब उस टाइम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या थी, जीरो। बट अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, हमने कैरिंग कैपेसिटी को चैलेंज किया और उसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस आया। मतलब हमने जो एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या कर दिए, एक्सीड कर दिए, किससे, रीजनरेशन से। और हमने रीजनरेशन ऑफ वेस्ट भी एक्सीड कर दिया, किससे, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से। तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से आज की टाइम में हमारे को जो एनवायरमेंट से बेनिफिट मिल रहे हैं उसके साथ साथ हमारे को उसके लॉसेज भी मिल रहे हैं। बताओ एग्री करते हैं इस बात से आप, कि केवल आज प्रेजेंट में केवल हमारे को उसमें जैसे क्वालिटी ऑफ एयर भी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, जो भी रिसोर्सेज जो भी सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारे को कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। कोई बता सकता है हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सर हमारे पास अब गुड एयर क्वालिटी नहीं है और अब डिजीजेस भी इन्वायरमेंट से पैदा हो रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल। हम कर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डिजीजेज हो रही है और डिजीज की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे को उस पर खर्चा करना पड़ा, हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ डे बाय डे इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये तो हुआ कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, यस और नो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी पहले जीरो थी, तो अब हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिव हो गई है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो नेगेटिव मतलब पहले वो जीरो थी, अब वो उसके बदले में हमारे को कुछ ना कुछ हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो बस ये इसमें बता रखा है, देखो पहले बता रखा है रेफर टू द कॉस्ट वी हैव टू पे ड्यू टू द हार्म कोज इन द एनवायरमेंटल। तो साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, और फिर इसके बाद के इसके रीज़न दे रखे हैं, और इसके साथ हम इसका इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि न्यू डिजीजेज जैसे कैंसर है, बहुत सारी डिजीजेज हमारी होती है, उसकी वजह से हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर इज डे बाई डे इंक्रीजिंग। बताओ इसको इस तरीके से आप 4 पॉइंट में इस पूरी डिटेल को आप अरेंज कर सकते हैं, यस और नो? पढ़ो एक बार, जस्ट रीड आउट। तो इनमें इन दोनों एग्जाम्पल, वैसे दोनों एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें से एक में आप एग्जाम्पल ले लो, एक में आप इसके इम्पैक्ट लिख सकते हो, और इसमें कोजेज भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको पूरी अरेंज कर सकते हो। तो बताओ अरेंज कर सकते हो क्या सारी डिटेल को 4 कीवर्ड्स में, यस और नो? यस सर।
अब बताओ, वैसे बहुत टफ लग रहा है, ये नया टॉपिक था आपके लिए। तो मैंने आपको पहले भी क्या कहा था, एनवायरनमेंट का जब आप पूरा कंटेंट पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, और बाद में जब पूरे कंटेंट को हम, जब हमारे को याद हो जाएगा, तो आप जब पूरा कंटेंट जिसमें मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग सब आपको याद हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि 80% जो चैप्टर है वो आपको ऑलरेडी आता था, और उसमें से 20% जो है, उसमें से भी 10% ऐसा था जो आप भूल गए, तुरंत आपको कॉन्सेप्ट वापस रिकॉल हो गए, बट केवल 10% इस पूरे चैप्टर में ऐसा होगा जो आपके लिए कुछ नया आएगा। बाकी आप सोचो 90% इस चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको आता है। तो इसको तो आप फोकस हमेशा रखिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल एंड में पता लग जाएगा, जब हम पूरा सिलेबस चैप्टर का कवर कर लेंगे, पूरा इसका मेजर हेडिंग सब हेडिंग कर लेंगे, तो बाद में जब हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि देखो, आपको ऑलमोस्ट इसका 80-90% सब कुछ आता था, केवल हमने 10% कुछ नया पढ़ा। तो उसी 10% में ये पॉइंट है। आई होप ये क्लियर है। यस और नो? यस सर। नाउ ये डिमांड सप्लाई रिवर्सल आप समझाओ। अब बहुत इजी है ये, बाय नेम ही क्लियर है, लग रहा है, बट अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको इसको बाय नेम ही क्लियर हो जाएगा। सप्लाई डिमांड रिवर्सल ये बाय नेम ही क्लियर है। तो जस्ट रीड आउट एवरीवन एंड एक्सप्लेन। एक बार पढ़िए आप लोग। वही यार, इसको अरेंज, इसकी इंफॉर्मेशन को आपको 4 पॉइंट में अरेंज करना है। वही 4 पॉइंट, सबसे पहले मीनिंग, के बाद में एग्जाम्पल, कोजेज, इम्पैक्ट। वैसे हमारे को इसको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है इंफॉर्मेशन को। चलो बताइए, सबसे पहले मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग यहाँ दे ही रखा है, देखो ये दे रखा है मीनिंग, सप्लाई We are डिमांड। faced with increased demand for environmental resource and services, but the supply is limited due to overuse and misuse. तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द सप्लाई डिमांड रिवर्सल। मतलब सप्लाई तो कांस्टेंट ही है एंड डे बाय डे डिमांड बढ़ रही है। अब इसके रीजन क्या है? उस फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि इसका रीजन क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन दे रखा है ना, पॉपुलेशन दे रखा है। इसके अलावा ये हम इसके इम्पैक्ट भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल नीचे दे ही रखा है। यस और नो, सब कुछ मिल गया? क्लियर है? बिल्कुल ईजी है, सबको समझ में आ गया क्या बच्चे? यस और नो? यस सर। क्लियर टू Yes, sir. एवरीवन? ओके। अब इसके बाद तो लॉटरी सर पर जो ये एग्जाम्पल गिवन है बहुत बड़ा है, तो हम लोग अपना हाँ कोई हाँ छोटा बिल्कुल, देखो एग्जाम्पल ले सकते बिल्कुल हैं। आप अपना एग्जाम्पल दे दो। जैसे आप चाहो तो इसका मिसयूज और ओवर यूज का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, है ना, कि भाई मिसयूज आप समझा सकते हो और ओवर यूज। तो ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में दे रखा है कि एक्सप्लेन द मिसयूज, सॉरी स्टेट द 2 and 3 एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज, स्टेट द 2 3 एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज। तो ये टर्मिनोलॉजी आ जाती है एग्जाम में, तो ये इनके भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है ओके। ना। अब इसके बाद तो फिर देखो बहुत इजी है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। क्या क्या भाई, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सबको आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके रीज़न क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये सब कुछ आप सारे क्या है पढ़ते आ रहे हो, और सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो जस्ट रीड आउट। ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल आप सीजनल वेरिएशन का दे सकते हैं, आप ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं वो दे सकते हैं। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मीनिंग आपको पता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, और फैक्टर्स इसके रीज़न दे रखे हैं, इम्पैक्ट दे ही रखे हैं। यस और नो, सब कुछ दे रखा है, बस एक एग्जाम्पल नहीं है, तो एग्जाम्पल आप अपना खुद का बना सकते हैं। ये तो आप पहले पढ़ा होगा ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है क्या ये सब कुछ? यस। 9th 10th? ओके, सर 6 से पढ़ते आ रहे अच्छा 6th से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो चलो ठीक है, फिर आगे चले। इसमें तो क्या ही है ना, टाइम ज़्यादा खराब क्यों करें, ठीक है। यस। ओके, यस सर। अब उसके बाद वाला भी आप Yes. बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओजोन डिप्लीशन। ये भी आपको पता है कि जो क्या होता है, जो ओजोन लेयर है, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। अब इसके क्या कोजेज है, क्या एग्जाम्पल है, क्या कौन, सब कुछ दे रखा है सारा। ये भी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। इसके इम्पैक्ट दे रखे हैं, इसके रीज़न ये दे रखा है, CFC जो दे रखा है, और ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दे रखा है। और ये थोड़ा सा, ये जो रेड में लिखा हुआ ना, ये एक बार देख लेना। ये जैसे इसमें क्या 5% जो रिडक्शन वाला जो डेटा दे रखा है,
इसके अलावा एक जो द मॉनिटेरियल प्रोटोकॉल, ये क्या हुआ था कि है ना, ये थोड़ा सा है ना जी 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो बस एक रीडिंग लगा लोगे ना तो भी आपको क्या होगा, ये कभी 1 मार्क्स में आए तो वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें तो बस रीडिंग लगाने के लिए है ये, और बाकी आप इसमें कर लें। चलो तो बच्चों ओजोन डिप्लीशन वाला पॉइंट कर लोगे बच्चे आप? यस सर। तो ये Yes, sir. आपका एक बहुत टारगेट स्टडी का एक टॉपिक हमने आज कवर कर लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इश्यूज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। मैंने इसका आपको कीवर्ड सारे बता दिए, तो ये 1 टाइम रीडिंग है, वैसे आराम से हो जाएगा ना। अब उसके बाद में आता है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, एंड स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट। इंडिया की जो एनवायरनमेंट उसकी क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, क्या लेवल है। तो अब इसमें मैं कीवर्ड मार्क करवा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। तो देखो बच्चे, इसमें कीवर्ड अगर हम मार्क करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका जो कीवर्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। ये वाला ही मार्क कर लो आप, ठीक है। सेकंड में यही कर लो, द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स के बाद फिर इसके अंदर फॉरेस्ट वाला कर दो, के अंदर आयरन ओर, मेनली आयरन ओर के बारे में 8% का डेटा आ रही है, बेसिकली आयरन ओर के बारे में ये मेनली। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है उसमें अदर रिसोर्सेज का पॉइंट दे रखा है। देखो इसमें आप एक अदर रिसोर्सेज, देखो ये दे रखा है, इसमें अदर रिसोर्सेज लिख दो कि और रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं कंट्री में अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये अदर रिसोर्सेज का एक पॉइंट जैसे आप लिख देना साइड में, अदर रिसोर्सेज। तो इस तरीके से क्या मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसको बेसिकली आपको कीवर्ड तो आपने मार्क कर लिया, ब्लैक सॉइल, इंडोगैग्नेटिक प्लेन, फॉरेस्ट, आयरन और अदर रिसोर्सेज। ये बस आपको क्या करना है, बताना है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल है, वेराइटी ऑफ, क्योंकि देखो इंडिया वैसे भी आपको पता है एक लार्ज कंट्री है और बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो अब वैसे अगर इसको मान लो आपने पढ़ा, आपने कीवर्ड याद किया, सब कुछ किया, तो फिर अगर अचानक भूल गए तो भी मैं इसका एक लॉजिक बता देता हूँ आपको कि आप इंडिया को क्या कर लो, ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ऐसे हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप खुद ही देखो कि साउथ एरियाज में क्या ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें निकल के आएगी कि जैसे ब्लैक सॉइल है तो ये बेसिकली साउथ के अंदर है। इंडोगैग्नेटिक प्लेन बेसिकली हम बात करें तो ये भी हमारे पास दोनों के अंदर ही आ जाती है बिल्कुल, है ना। साउथ नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली वेस्ट, हम ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट बोल सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, वो सारा एरिया है बेसिकली। और फॉरेस्ट वाला तो नॉर्थ ही है मेनली, साउथ में भी है फॉरेस्ट और नॉर्थ दोनों में है फॉरेस्ट। उसके बाद में आयरन और बेसिकली ये जैसे अपन अगर हम बात करें वेस्ट साइड जो राजस्थान और ज़्यादातर यहाँ ना ईस्ट और वेस्ट दोनों, इन दोनों साइड में ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे ये जो आप जितने भी आयरन और है या जो नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, जो भी हमारे कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज है, ये सारे नॉन कॉन्वेंशनल कॉन्वेंशनल जो भी रिसोर्सेज है ज़्यादातर इसी बेल्ट में मिलेगा आपको, ईस्ट और वेस्ट वाले बेल्ट के अंदर ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हमारे को अगर हम भूल भी जाएं तो भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, जनरलाइज करके भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इससे इजी कोई टॉपिक नहीं हो सकता। तो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, इंडियाज एनवायरनमेंट में आपको 5 कीवर्ड्स याद रखना है केवल। फर्स्ट इज ब्लैक सॉइल, सेकंड इंडिया इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स आ गया, देन इंडियाज फॉरेस्ट, देन उसके बाद में आयरन ओर, देन अदर रिसोर्सेज। यस और नो, इजी है बच्चे, हो जाएगा? Yes, sir. अदरवाइज बच्चों को बहुत मुश्किल है यार, इतना कैसे याद करेंगे। इसमें बस आपको कुछ याद कुछ नहीं करना है, केवल कीवर्ड देख लो, बाकी आप रीडिंग लगा लो और अपने लैंग्वेज में इसको लिख दो तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई आप पे बर्डन नहीं आएगा। डाउट है स्टेट वाला कर लोगे सब? यस और नो, हो जाएगा बच्चे? यस यस सर। ओके, अब चलते हैं बच्चे चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। अब इसमें एक टॉपिक दे रखा है, अब देखते हैं, आप लोग समझाओ मेरे को इसको। इधर थ्रेट्स टू द इंडियाज एनवायरमेंटल पोजेस डाइकोटमी। अब ये डाइकोटमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, डाइकोटमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या थ्रेट्स टू इंडियाज एनवायरमेंटल पोजेस डाइकोटमी। एक बार जस्ट रीड आउट एंड प्लीज एक्सप्लेन। एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है इसका 3 मार्क्स का, समझ में आ गया तो बहुत इजी है। पहले तो इसका मतलब ही बता दो, इस वर्ड का क्या मतलब है, डाइकोटमी? आई थिंक Twofold.
टू फोल्ड, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। सर टू साइडेड। तो ये टू फोल्ड, टू साइडेड या टू फोल्ड होता है। तो मतलब हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो टू फोल्ड है, टू साइडेड अटैक है। अब वो इसमें समझा रखा है कि किस तरीके से हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस बहुत टू साइडेड है या टू फोल्ड है, वही समझा रखा है इसमें। उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं दो बस। तो ये एग्जैक्टिव क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में। तो आई थिंक वैसे अगर ये वर्ड समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, देखो इंडिया की अगर हम बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, तो स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो बेसिकली हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो टू फोल्ड है, टू साइडेड प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज इंडिया के अंदर क्या है, अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा हम ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और अगर हम हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी बढ़ रही है, बिलो द पॉवर्टी लोग ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रीज़ को कट करते हैं अपने फॉर द सर्वाइवल। तो और उसकी वजह से भी वो सपोज अगर वो विलेज में जैसे वो लोग क्या करते हैं, डक्स और वुड को जलाते हैं, वो सारा सब उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। तो मतलब इंडिया के अंदर जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है बेसिकली वो टू साइडेड है, टू फोल्डेड है। मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी हो रहा है, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? वो आगे हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजी, बट एक अगर वन वर्ड में आपको इसका सॉल्यूशन देना है तो वो क्या हो सकता है? एनीवन? प्लानिंग, नहीं, और कुछ? बैलेंसिंग। और मेन वर्ड नहीं आया अभी तक। वो ये है कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मतलब हमें डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, बट डेवलपमेंट में भी हम जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज की जगह नॉन कन्वेंशनल यूज़ करें, ठीक है। और जैसे अगर हम बिलो द पॉवर्टी लोग हैं तो वहाँ जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे कि रूरल एरियाज़ में एलपीजी सिलेंडर यूज़ करें, है ना, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। मतलब हमारे को इस तरीके से वन वर्ड की बात करें तो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन हमारे को देखो डेवलपमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, बट हमें ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट करने से हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कम से कम एनवायरमेंटल हार्म हो, और वही हमें प्रोडक्ट और वही सारी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स केमिकल्स की बजाय बायोपेस्ट, वो सारा आगे हम डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसके सारे सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बाकी तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बता दिया थोड़ा सा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? फिर आता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, दैट इज हम बेसिकली रीजंस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। बेसिकली रीजंस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, या फिर प्रायोरिटी इश्यूज, या कुछ भी आप बोल सकते हो। बेसिकली ये रीजंस है कि व्हाट आर द चैलेंजेस और रीजंस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला ये सारे पॉइंट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास से। लैंड डिग्रेडेशन मेरे को पता है आपने शुरू से पढ़ा है ना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद एयर पोल्यूशन, ये तो बिल्कुल ईजी, बहुत ईजी है। इसके बाद अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ये भी पढ़ते आ रहे हो। बस एक नया जो टॉपिक आ सकता है वो आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपके लिए एक नया हो सकता है, शायद ये भी पढ़ा होगा आपने। पढ़ा है क्या ये? सर ये भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड वेस्ट ये भी पढ़ा है सर आपने? 9th-10th में पढ़ लिया था। बताओ, तो बताओ ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। तो इस तरीके से आपको बाद में पता लग जाएगा कि एनवायरनमेंट वाला चैप्टर का 80-90% आपको सब कुछ आता है। ये तो हमारे लिए लॉटरी हो गई एक चैप्टर। तो अब देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इनमें भी हमें कीवर्ड निकालने और सब में कॉमन कीवर्ड ले लें। जैसे अभी लैंड डिग्रेडेशन है तो इसके कीवर्ड निकालेंगे, सब में कॉमन ही कर दे। तो वही है, सबसे पहले इनका मीनिंग बता दो, फिर उनके रीजन बता दो, फिर उनके कॉजेज और इम्पैक्ट। बेसिकली इनमें एग्जाम्पल नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, और उसके बाद में उसके रीजन, कोजेज क्या है और कॉन्सिक्वेंस है। ये तीन चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तीन चीज़ों पे आपको मेन फोकस। अगर कोई डेटा दे रखा तो अलग बात है, बाकी तीन चीज़ें। एग्जाम्पल अगर कोई बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है, बट मेन तीन चीज़ें आप इसे मिस नहीं करनी है। एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, दूसरा आपको इसके क्या कोजेज है और इसके क्या इम्पैक्ट। इस तरीके से हम कॉमन कीवर्ड निकाल के बस 3 to 4 मार्क्स से ज़्यादा, यहाँ तो देखो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है। हमारे को इसको बहुत प्रिसाइजली और शॉर्ट नोट्स तैयार करना है 3 to 4 मार्क्स में, तो ज़्यादा एनर्जी हमें ख़राब नहीं करनी। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं
लैंड डिग्रेडेशन। अब ये सबको पता है कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये क्यों डिक्रीज हो जाती है ये सब आपको पता है, इसके रीज़न सब आप पढ़ते आ रहे हो, सारे सब कुछ रीजन्स यहाँ लिखे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ये सब सारी चीज़ें है ना, एंड डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ, सब कुछ सारे पॉइंट्स ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो जैसे अब इसमें डेटा भी दे रखा है, डेटा भी ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में आते हैं तो अंडरलाइन कर लेना है डेटा। जैसे इंडिया supports approximately 17% of the world's human and the 20% of the livestock population, और उसका वो डेंसिटी भी दे रखा है। तो ये कई बार ऐसे 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो ये थोड़ा सा हाईलाइट, ये डेटा याद करने वाला डेटा है, मतलब ये डेटा आपको 1 मार्क्स के लिए याद होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट डेटा है। तो एक डेटा का पॉइंट हो गया, एक इसके कोजेस का हो गया, एक मीनिंग हो गया, और एक आपका इसके इम्पैक्ट आप खुद ही बता सकते हैं। बताओ लैंड डिग्रेडेशन होगा तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, एनीवन? सॉइल की अनफर्टिलिटी होगी तो फिर वेजिटेशन और ग्रो नहीं कर सकता, फिर फूड कम हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड, प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो आई होप ये हो जाएगा इसमें शॉर्ट नोट्स तैयार, यस और नो? यस सर। ना अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये आपको पता है कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो एक हमारा जो जैसे एक एग्जांपल इसमें देख सकते हैं फूड चेन, जो हमारी फूड चेन है वो भी एक एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। और एक पूरा इकोसिस्टम जो हमारा है, जो बना है पूरा इकोसिस्टम बैलेंसिंग, वो सारा बायोडाइवर्सिटी होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग तो आपको सबको पता है, कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? एक ही वर्ड याद रखना है इसकी डेफिनेशन के लिए, और क्या? प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज कम। तो इसका मतलब एक्सटिंक्शन, क्या क्या वर्ड? एक्सटिंक्शन। हाँ, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, एक्सटिंक्शन, जो भी वॉट एवर, मतलब डिसअपियर होना। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, बेसिकली क्या हो रहे हैं कि एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं बेसिकली। तो ये दैट इज एक वर्ड आपको याद रखना है, और उसकी वजह से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और इसी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और कोरोना जो था ना, कोरोना का जो मेन रीजन है ना बच्चे, वो यही था, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ और उसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशंस हुए, और बहुत सारे जो है एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स, और वो डिसअपियर होने की वजह से जो हमारे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, वैसे हमारे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में भी होते हैं। तो अगर इनमें इम्बैलेंस होगा तो वही इम्बैलेंस की वजह से जो बैड बैक्टीरियाज है वो ज़्यादा, मतलब वायरस जो है वो एक्टिव ज़्यादा हो गए। तो एक साइंटिफिक स्टडी हुई है कोरोना के बाद में, उसमें पता लगा है कि अगर हमने एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को या हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं किया, तो आने वाले टाइम में कोरोना तो कुछ भी नहीं है, इसके इसी जैसे इससे भी खतरनाक जो वायरस है 5,000 10,000 लाइनअप है, वो ह्यूमन बींग पे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमें अगर अपने आप को, ह्यूमन बींग को सर्वाइवल करना है या हमारे को ज़िंदा रहना है, तो हमें को एनवायरनमेंट को और इसकी बेसिकली जो इकोसिस्टम है उसको हमें बैलेंस कर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ और भी बहुत खतरनाक वायरस आ सकते हैं। तो अब इसमें आप मीनिंग बता दोगे, उसके बाद मीनिंग लिखा हुआ है इसमें, रेफर द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच इरोड द वर्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ भी लिखा हुआ है तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, उसके रीज़न भी लिखा हुआ है, इम्पैक्ट्स भी लिखा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा डेटा दे रखा है। तो जो डेटा इसमें मेन डेटा जो आपको एग्जाम में आ सकता है वो है कि के अंदर बेसिकली ये नाइट्रोजन, ये डेटा थोड़ा सा फास्फोरस, ये जो है ना, ये वाला डेटा थोड़ा सा देख लेना आप बस। और एक 1 2 3 4 ये बस पढ़ लेना, बस ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक थोड़ा सा है ना, पता होना चाहिए थोड़ा कि अगर कोई आ जाए तो आपको क्लिक कर जाए चीज़ें, वैसे कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये इस पर शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा बच्चे, यस और नो? यस सर। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेटा जो होगा उसका तो मैंने वैसे भी अलग से हम क्लास करेंगे हर चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट जो याद करना है बेसिकली वो डेटा, उसके मैंने वैसे पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप यूट्यूब मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज, कि कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद करने हैं। तो उसके लिए हम सेपरेट बाद में भी कर सकते हैं कि जो डेटा याद करने वाला है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। और वैसे पढ़ेंगे तो हम रीडिंग लगाएं तो उनको थोड़ा सा पढ़ते बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही अपने दिमाग में रहेगा। तो 1 मार्क्स में आएगा बेसिकली आएगा, तो उस टाइम में फिर आपको क्लिक कर जाना चाहिए।
तो आई होप हो जाएगा। अब एयर पॉल्यूशन तो बहुत ईजी है। एयर पॉल्यूशन का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इन द एयर, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब इसके रीज़न आपको पता है, स्पेशली जो स्मोक है वो व्हीकल का हो सकता है, वो फैक्ट्रीज का हो सकता है, वो हाउस मतलब डोमेस्टिक कुछ भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो सारे इसके रीज़न, इसके इम्पैक्ट क्या है वो बहुत ईजी से, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यस और नो? एयर पॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं हम। यस सर। हो जाएगा इस पे शॉर्ट नोट्स, सब कुछ दे ही रखा है, बस आपको अरेंज करना है। यस सर, हो जाएगा। ना उसके बाद देखिए, अब वाटर पॉल्यूशन तो वही सेम वैसे ही करना है। वाटर पॉल्यूशन मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट इन द वाटर, वाटर पॉल्यूशन होता है। और इसके भी रीजंस आपको पता ही है कि सीवरेज और बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट और बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। और इसके जो बेसिकली जो डिजीज़ है इसकी वो कौन सी होती है? एक तो डायरिया है ना, और कौन सा था, 2-3 बीमारियां होती है इससे स्पेशली, उसमें लिखी हुई है मेन इम्पैक्ट्स। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हेपेटाइटिस है ना, डायरिया है ना, इसके अलावा ये सारे इसमें बता रखे हैं। और एक यूट्यूब पे एक मूवी है, आप देखना, कार्बन, शॉर्ट मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है। तो उसमें आपको बता रखा है, कार्बन से आप सर्च मारोगे तो उसमें बता रखा है कि 2000, ज़्यादा लेट नहीं, 2050 के अंदर ही हम लोगों को, जैसे अभी हमने मास्क लगाया था कोरोना में, वैसे ही अब हमारे को सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा। अगर ये जिस रेट से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में आपको ऑक्सीजन का पीछे सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा, अदरवाइज सांस लेने लायक जगह बचेगी नहीं। इस तरीके से ये सारे रीजंस हैं ना। के बाद में सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? हाउ कैन यू डिफाइन इट? नॉर्मल ट्रैश जैसे फूड वेस्ट को भी सॉलिड वेस्ट बोलते हैं हम। पील्स, गार्बेज, प्लास्टिक कंटेनर, सब कुछ सॉलिड वेस्ट में आता है। हाँ, तो एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे? इट मीन्स या इट रेफर्स टू increase in any discarded material such as garbage, ठीक है, फूड वेस्ट है ना, प्लास्टिक एक्सेट्रा। So it refers to the increase in any discarded material such as plastic, food waste, ये सारी चीज़ें, that is called solid waste basically, शॉर्ट डेफिनेशन। अब सॉलिड वेस्ट जो हो रहा है उसकी वजह से अब इसके क्या रीज़न है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है। तो रीज़न तो क्या हो सकते हैं इसमें? डोमेस्टिक, देखो डोमेस्टिक जो है हमारी एक्टिविटी वेस्ट है वो, उसकी वजह से भी सॉलिड वेस्ट बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक गैजेट, मेनली जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो भी इसका एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? सॉलिड वेस्ट अगर मान लो ज़्यादा हो जाएगा तो वो ये देख लेना। तो मेनली जो इसका जो बेसिकली होगा वो क्या होगा प्रॉब्लम, ये मेनली जो आप बताइए, सॉलिड वेस्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वही ये सबको इम्पैक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ एयर को भी करेगा, ये वाटर की प्योरिटी को भी ख़त्म करेगा। सर इसका इम्पैक्ट ये भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल, ये भी लिख क्योंकि सकते हैं। अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को ही हाँ, मतलब ये ओवरऑल सारी harm चीज़ों को करेगा। इफेक्ट करता है बेसिकली, तो आप लिख सकते हैं, उसके इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं, रीजन इसमें दे ही रखे हैं और मीनिंग हो ही गया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जितनी भी अर्बन सिटीज़ हैं उन सब के अंदर क्या होता है, जो भी जैसे अपने जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, वो सब लोग क्या करते हैं, सारा कचरा लेके जाते हैं, कहीं जाके एक जगह डंप करते हैं इसको। अब जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल बताऊं कि दिल्ली के अंदर एक एरिया है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे आपको सॉलिड वेस्ट के।
तब हमारे यस सबसे सर, देखा है। हाँ, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखो, आप देख के मतलब घबरा जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने भी देखा था, मतलब वहाँ आपको ब्लैक ब्लैक ऐसे, मैं तो देखता है मैं पहाड़ी इलाके में आ गया कि, बट बाद में पता लगा कि यार ये तो सॉलिड वेस्ट है ना, और इतना सारा वहाँ इकट्ठा हो रखा। तो अब हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी। कि हम इंडिया के पास क्या है, बेसिकली एक रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम जितना हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट रिलीज हो रहा है हम उसको पूरे को रिसाइकल नहीं कर पा रहे। तो अब इस वजह से वो हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर हम लोग इसको क्या करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए और उसके बाद इसको हम जितना रिलीज हो रहा है उससे ज़्यादा अगर हम इसको क्या कर लें, रिसाइकिल करने लग जाएं, तो हो सकता है यही आगे जाके हमारे लिए रिसोर्सेज में भी कन्वर्ट। देखो ये सारा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। जो आज हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, अगर हम इसको इनोवेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसको हमारे लिए रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको से हमारे को रिसाइकलिंग करके बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं इनसे जनरेट। बट उसके लिए एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो अभी तक हमारे लिए नहीं है हमारी इंडिया में, और वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस और नो, एग्री करते हैं आप इस बात से? बोलो बच्चे। ट्रू सर। तो अब ये सारे शॉर्ट नोट्स आराम से हो जाएगा बच्चे सब पे, चैलेंजेस पे और रीजंस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या व्हाट आर द रीजंस फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो, बोलो बच्चे। यस सर। अब बस एक टॉपिक और बिल्कुल करेंगे, एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है ये वाला, फिर ताकि नेक्स्ट क्लास में बस एक ही क्लास में मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस पर एक शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। अब इसमें करना क्या है, देखो एक तो व्हेन वाज एस्टैब्लिश, ये डेटा आ जाता है बेसिकली कि व्हेन वाज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड, और उसके बाद में जो 17 वाला जो पार्ट है ना, 17 कैटेगरीज, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 1 मार्क्स में कि अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई, और ये क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली। और इसमें एनसीईआरटी के अंदर शायद मैंने देखा था कि एक बार आप भी देखना, शायद इसमें देखा है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मेन फोकस है वो वाटर और एयर पे ही इसका ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पे है। तो शायद ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो भी एक बार देख लेना। बाकी मेनली आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड और ये आइडेंटिफाइड, कितनी इंडस्ट्रीज उसने आइडेंटिफाई की है, तो वो 17। ये 2 डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब इसके फंक्शन की बात करें तो बच्चे इसके फंक्शंस आपको वैसे कोई रटने की जरूरत नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक हमारे लिए क्या है, एक सेंट्रल एजेंसी है। सेंट्रल कोई भी सेंट्रल या टॉप इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या करता है, जैसे हमने आरबीआई के फंक्शन पढ़े थे, जैसे हमने डब्ल्यूटीओ के पढ़े, कोई भी अगर नाबार्ड के पढ़े, तो वैसे कोई भी सेंट्रल और टॉप इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या करता है, वो मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आप भूल जाओ तो कैसे करोगे, कि भाई वो क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, वॉच टॉक करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वैसे ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी वही करेगा। देखो सबसे पहले क्या करेगा, इसकी जो फंक्शंस है वो क्या, इन्वेस्टिगेट, तो कीवर्ड मार्क कर लो आप, इन्वेस्टिगेटिंग इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई रिगार्डिंग द एयर वाटर और की क्या क्वालिटी है, क्या उस पर वो रिसर्च करता है। देन उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट देता है वो, ठीक है, तो टेक्निकल असिस्टेंस वर्ड की मार्क कर लो। उसके बाद फिर वो क्या करता है, ये स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च बैन ले सकते हैं कि रिसर्च वाला जो है रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स, ये 3 कीवर्ड्स आपको मार्क करने हैं। बाकी और भी बना के और भी जैसे ऑडिट करता है पॉल्यूशन, है ना, पॉलिसीज बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है, ऐसे आप मन से भी लिख के आ सकते हैं। बाकी एक शॉर्ट नोट्स इस पर आ सकता है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। यस और नो, बोलो बच्चे, क्लियर है क्या? यस सर। तो इस तरीके से हमारा अब चैप्टर आराम से एक क्लास में बिल्कुल इजीली, क्योंकि आराम से हम एक क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। तो आप लोग इसका पूरा माइंड मैप करिए, जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करिए, और बहुत इजी सा चैप्टर है। और मैं तो कहता हूँ कि ये आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, बिकॉज का 90-80-90% आपको ऑलरेडी आता है। तो ऐसे चैप्टर को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप इसको तैयार करेंगे, और कोई भी डाउट होगा जितना पढ़ा उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। और आगे तो बस क्या बचा है, एक ही टॉपिक बचा है
एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे वो दीदी सा, ये भी आपको ऑलमोस्ट, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको आता नहीं है। बस एक दो टॉपिक है कि वो इसकी डेफिनेशन में जो ओपिनियन दे रखे, दो एनवायरमेंटलिस्ट के, दो हरमन डेली और ब्रुटन लैंड कमीशन, बस वो थोड़ा सा मेरे को बताना है। बाकी उसमें तो आपको सब कुछ ही पता है, तो वैसे भी उसमें कुछ नया है नहीं, तो आराम से हम एक क्लास में इसको कंप्लीट करके देन पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है।